नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? तो एमए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर 1 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं हिंदी के पेपर नंबर 1 का नाम। तो पेपर नंबर 1 का नाम है आधुनिक हिंदी काव्य। ठीक है, क्या नाम है? आधुनिक हिंदी काव्य। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्त, तो वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम आधुनिक हिंदी काव्य है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप उठा के ज़रूर देख लीजिएगा कहीं पेपर नंबर 2 का नाम या पेपर नंबर 3 या फिर पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, होगा कुछ नहीं, जब आप यहाँ से पेपर देने जाएंगे आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश रहेगा कि सर ने पढ़ा रखा है। आज प्रश्न पत्र को क्या करेंगे, चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे। लेकिन जब वहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी उस प्रश्न पत्र को देखकर, क्योंकि वहां पर सर का बताया हुआ एक भी प्रश्न नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने सर की बात को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लिया। ठीक है, बार बार बोल रहे थे कि क्या करना है, आपको सिलेबस उठा के जरूर मैच करा लेना है। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं इसके पार्ट नंबर 2 के बारे में। पार्ट नंबर 1 पढ़ चुका है, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ जिनको आपको क्या कर लेना है, एकदम से रट लेना है, अपने जुबान पे रख लेना है। जैसे ही आपके सामने उस प्रकार के प्रश्न दिखाई पड़े, आप धड़ल्ले के साथ ले भर 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 लिख दीजिए या बोल दीजिए या बक दीजिए, जो कुछ भी आपको करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नों की बारे में, तो प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त? कि अज्ञेय जो थे मेरे प्यारे दोस्त, अज्ञेय जी तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, वो प्रयोगवाद के अग्रदूत हैं। इसको सप्रमाण सिद्ध करना है, आपको प्रमाण देते हुए बताना है कि अज्ञेय जी प्रयोगवाद के अग्रदूत के रूप में हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को आधुनिक काव्य जगत में प्रयोगवाद के प्रवर्तक प्रसारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह कहना अतियुक्त ना होगी कि जैसे आचार्य केशवदास रीतकाल के भागीरथ हैं, वैसे अज्ञेय भी प्रयोगवादी काव्य आंदोलन के भगीरथ हैं। मतलब बताते हैं, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जैसे आचार्य केशवदास जी रीतिकाल के भगीरथ के रूप में है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक वैसे ही अज्ञेय जी प्रयोगवादी काव्य आंदोलन के भगीरथ के रूप में है। ये आप बिल्कुल धड़ल्ले के साथ कह सकते हैं कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे लिखते हैं कि प्रयोगवाद प्रयोगवाद की अभिनव काव्य धारा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो प्रयोगवाद है उसकी जो अभिनव काव्य धारा है को साहित्य के राजपथ पर तीव्र गति का मतलब आप समझ रहे हैं ना, काफी ज्यादा स्पीड से चलाने का श्रेय अज्ञेय को ही है, क्योंकि अज्ञेय ने ही 20 नए कवियों के सप्तकों के माध्यम से हिंदी काव्य जगत के सम्मुख प्रस्तुत किया। ठीक है, किसने किया था? अज्ञेय जी ने किया था। किसके साथ? तो 20 नए कवियों को सप्तक के माध्यम से क्या किया था? हिंदी काव्य जगत के सम्मुख प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि अज्ञेय ने ही प्रयोगवादी काव्य धारा और नए कवियों की पृष्ठभूमि तैयार की। ठीक है, उन्हें हिंदी काव्य क्षेत्र के पदार्पण के लिए प्रेरित किया और उनकी बारीकियों, ठीक है, बकरियों कहने जा रहे थे, देखो क्या बोल रहे हैं कि जो कवि थे उनकी बारीकियों, उनकी मान्यताओं एवं उपलब्धियों की वकालत की। ठीक है, मतलब क्या किया? उनकी जो बारीकियां थी, जो उनकी मान्यताएं थी और जो उनकी उपलब्धियां थी, उनके लिए उनकी वकालत की, मतलब उनको डिफेंड करने की कोशिश की, उनको बचाने का प्रयास किया, उनके तरफ से बोलने का प्रयास किया, कोशिश की, लड़े चल के आगे। ठीक है, आगे लिखते हैं, एक न्यायाधीश के रूप में निर्णय देने का कार्य भी अज्ञेय ने ही किया। मतलब बता रहे हैं कि एक न्यायाधीश के रूप में जो है उन्होंने निर्णय भी लिया। ठीक है, उन्होंने ही वकालत की और उन्होंने ही क्या किया? निर्णय भी लिया, क्योंकि वे प्रयोगवाद के वकील और जज दोनों हैं। ठीक है, कौन? आपके अज्ञेय जी जो हैं वो प्रयोगवाद के वकील भी कहे जाते हैं और जज भी कहे जाते हैं। अज्ञेय के महानीय योगदान को रेखांकित करते हुए डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने कहा भी है, क्या कहा है? कि अज्ञेय न केवल इस प्रयोगवादी नूतन काव्य धारा के एक नूतन कवि हैं, मतलब बताते हैं जो अज्ञेय जी हैं वो केवल प्रयोगवादी नूतन काव्य धारा, नूतन का मतलब होता है नया, ठीक है, नूतन काव्य धारा के एक नूतन कवि, नए कवि हैं, अपितु
इस धारा के कवियों को प्रकाश में लाने वाले, उन्हें नूतनता की ओर प्रेरित करने वाले, उनके लिए काव्य भूमि तैयार करने वाले, उनकी उपलब्धियों से हिंदी पाठकों को अवगत कराने वाले और छायावाद एवं प्रगतिवाद पर आक्रमण करके नूतन वस्तुओं पर नूतन शिल्प दृष्टि संपन्न इस नूतन प्रयोगवादी काव्यधारा का परिवर्तन करने वाले भी हैं। कौन हैं? अज्ञे जी हैं। ये कौन कहते हैं? आपके डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी कहते हैं अज्ञे जी के बारे में, और लिखते हैं इसीलिए अज्ञे हिंदी की इस काव्यधारा के पुरोधन और प्रवर्तक ही नहीं, बताते हैं कि इसीलिए अगर देखें मेरे प्यारे दोस्त, तो जो अज्ञे जी हैं वो हिंदी की इस काव्यधारा के पुरोधन और प्रवर्तक ही नहीं अपितु कवि भी हैं, वकील और जज भी हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं इन तीनों गुणों से अभिमंडित होने के कारण अज्ञे इस प्रयोगवादी काव्यधारा में मूर्धन्य स्थान के अधिकारी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब यहाँ पर दे सकते हैं पहले नंबर प्रश्न का। अगर पहला नंबर प्रश्न मजा आया, सुनने में, पढ़ने में, देखने में मजा आया, तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ सर मजा आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो देखिएगा, दोबारा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मुक्तिबोध की भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। मुक्तिबोध की भाषा शैली कैसी रही है आपको यहाँ पर बताना है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत जानकारियां आपको जो हैं वो आपको यहाँ पे बता देनी है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मुक्तिबोध एक कवि व्यक्तित्व तो बहुत जटिल है, मतलब बोल रहे हैं जो मुक्तिबोध हैं उनका जो कवि व्यक्तित्व है मेरे प्यारे दोस्त काफ़ी ज़्यादा क्या रहा है, जटिल रहा है। ठीक है, वह एक जटिल यथार्थवादी रचनाकार रहे हैं। ठीक है, कैसे रहे हैं? एक जटिल यथार्थवादी रचनाकार भी रहे हैं। इनकी भाषा भी इनके जीवन की भांति ही अनेक विशिष्टताओं से युक्त है, मतलब बताते हैं जैसे इनका जीवन अनेक विशिष्टताओं से युक्त था, ठीक उसी प्रकार से इनकी भाषा भी अनेक विशिष्टताओं से युक्त है। मुक्तिबोध की भाषा पर जगदीश गुप्त जी का कथन भी है। वो कहते हैं कि मैं उनकी कविताओं को पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार अपने अभिव्यक्तियों के अनुरूप रूपकों, प्रतीकों, बिंबों और परिकल्पना करते हुए भाषा गढ़ी है। ठीक है, कैसे गढ़ी है? उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के अनुरूप, जैसी उनकी अभिव्यक्ति थी उसी के अकॉर्डिंग रूपकों, प्रतीकों, बिंबों की परिकल्पना करते हुए उन्होंने क्या किया है? भाषा गढ़ी है, लैंग्वेज बनाया है। एक यथार्थवादी कवि होने के कारण मुक्तिबोध ने अपनी भाषा को अपने यथार्थ अभिव्यक्ति के रूप में ही प्रयुक्त किया है। मुक्तिबोध की भाषा विभिन्न शब्दावलियों का मिश्रित रूप है। क्या बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताते हैं कि मुक्तबोध की जो भाषा है वो विभिन्न, मतलब बहुत सारी शब्दावलियों का मिश्रित रूप है। आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मुक्तबोध के भावानुरूप, मतलब मुक्तिबोध का जैसा भाव रहा है उसी के अनुरूप, संवेदना अनुसार जैसा संवेदन रहा है उसी के अनुसार शब्द क्रम शैली का प्रयोग किया है। मुहावरों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। वहाँ पर कई सारे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है मुहावरे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मुक्तिबोध की रचनाओं पर संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं उनके ऊपर आपको जो है संक्षिप्त में क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप बताएंगे कि मुक्तिबोध प्रयोगवादी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। कब के हैं मेरे प्यारे दोस्त? प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा की समस्त विशेषताएं इनके काव्य में देखने को मिलती हैं। मतलब बताते हैं जो प्रयोगवादी जो काव्यधारा रही है मेरे प्यारे दोस्त, उसकी जितनी भी विशेषताएं हैं वे सभी विशेषताएं इनके काव्य में देखने को मिलती हैं। मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं, क्या मेरे प्यारे दोस्त? मुक्तिबोध की जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं मुक्तिबोध रचनावली के नाम से 6 खंडों में प्रकाशित हैं। कितने खंडों में? तो मुक्तबोध की जितनी भी रचनाएं हैं सभी मुक्तबोध रचनावली के नाम से 6 खंडों में प्रकाशित की गई हैं। कितने खंडों में मेरे प्यारे दोस्त? 6 खंडों में आपके यहाँ पे प्रकाशित की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, ये हमें लग रहा है कि थोड़ा ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है।
स्क्रीन वर्क करना बंद कर दी है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल रुके रहना है। अब शायद वर्क करे, हाँ वर्क कर रही है, ठीक है। कितने 6 खंडों में प्रकाशित हुई है, ठीक है। आगे आपको लिखना है कि मुख्य रचनाओं के नाम निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका आ जाता है कविता संग्रह। कविता संग्रह में क्या क्या आता है? चांद का मुंह टेढ़ा है, ये पहला आ जाता है, ठीक है। दूसरा आता है भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है। क्या? भूरी भूरी खाक धूल। और आपका आखिरी यहाँ पे आता है तार सप्तक में प्रकाशित रचनाएं, ठीक है। तथा तार सप्तक में प्रकाशित रचनाएं ये सारी कविता संग्रह में आ जाती हैं। कहानी संग्रह में बात करें तो क्या क्या आता है? पहला आता है काठ का सपना, दूसरा आता है सतह से उठता आदमी। क्या आता है? दूसरा सतह से उठता आदमी और काठ का सपना, ये दो कहानी संग्रह में आता है। उपन्यास में बात करें तो उपन्यास में मेरे प्यारे दोस्त विपात्र आता है। आलोचना में बात करें तो आलोचना में मेरे प्यारे दोस्त कामायनी एक पुनर्विचार, ठीक है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा की समस्याएं, ये जो है आपकी आलोचना में आ जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आत्माख्यान में जो है क्या क्या आता है? तो आत्माख्यान में मेरे प्यारे दोस्त एक साहित्यिक की डायरी, क्या? एक साहित्यिक की डायरी आ जाती है। इतिहास में बात करें तो भारत इतिहास और संस्कृति ये आ जाता है। रचनावली में बात करें तो रचनावली में मेरे प्यारे दोस्त मुक्तिबोध रचनावली 6 खंड आ जाते हैं। मुक्तिबोध रचनावली के 6 खंड इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगले नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है नई कविता और मुक्तिबोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नई कविता और मुक्तिबोध पर जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या करना है? संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मुक्तिबोध के काव्य में जिस आत्म संघर्ष की अभिव्यक्ति मिलती है वस्तुतः वह नई कविता की आधारशिला है। यह आत्म संघर्ष वस्तुतः नए मानव की ही कहानी है। क्या बताते हैं? जो ये आत्म संघर्ष है मेरे प्यारे दोस्त, ये वस्तुतः किसकी? नए मानव की ही आत्म कहानी है। मुक्तिबोध के काव्य में हमें आत्मचेतन, क्या मेरे प्यारे दोस्त? मुक्तिबोध की काव्य में हमें आत्मचेतन सामंजस्य दिखाई देता है। वस्तुतः यही नई कविता के मानववाद का द्वार है। क्या बताते हैं कि अगर देखें तो यही हमें नई कविता का मानववाद का द्वार दिखाई पड़ता है। तार सप्तक में मुक्तिबोध हमारे सामने समाजवादी यथार्थ के कवि के रूप में आते हैं। उनके काव्य में जिस विश्व शांति निम्न माध्यम वर्ग, ठीक है, निम्न मध्यम वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं पूंजीवाद समाज के प्रति आक्रोश का स्वर मुखरित पाते हैं, वह परवर्ती कवियों में दृष्टिगोचर नहीं होता है, ठीक है। आगे लिखते हैं इस प्रकार मुक्तिबोध को सामाजिक यथार्थवादी काव्यधारा के प्रवर्तक मान लिया जाए तो अनुपयुक्त ना होगा, ठीक है। मतलब बताते हैं कि इस कारण से अगर हम देखें इस प्रकार जो मुक्तिबोध है मेरे प्यारे दोस्तों, इनको जो है सामाजिक यथार्थवादी काव्यधारा का प्रवर्तक अगर हम मान लें तो अनुपयुक्त नहीं होगा, मतलब गलत नहीं होगा, ठीक ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका यहाँ पर जवाब दे पाएंगे। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ठीक है, अगला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि नागार्जुन की लोकानुभूति पर प्रकाश डालिए। नागार्जुन की लोकानुभूति पर आपको मेरे प्यारे दोस्त प्रकाश डालना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि नागार्जुन की कविता में ग्राम्य जीवन की मधुर स्मृति, मित्र बंधु भाई, ठीक है, उसके बाद बिरादरी के लोग, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त? भाई बिरादरी के लोग, कुली कबाड़ी, किसान मजदूर आदि को सम्मान के साथ निरूपित किया गया है, ठीक है। किसकी? नागार्जुन की कविताओं में बात करें, ठीक है। आगे लिखते हैं नागार्जुन उन नए रचनाकारों में गिने जाते हैं जिनकी कविता बुद्धिवाद, क्या मेरे प्यारे दोस्त? जिनकी कविता क्या है? बुद्धिवाद की जटिलता में उलझने के बजाय लोक जीवन के कटु मधुर अनुभवों, क्या मेरे प्यारे दोस्त? बोलते हैं लोक जीवन के जो कटु मधुर अनुभव है मेरे प्यारे दोस्त से संपृक्त है। क्या है? संपृक्त है। आगे लिखते हैं नागार्जुन कहीं अपने अंत
अंतर्द्वंद। क्या मेरे प्यारे दोस्त, नागार्जुन कहीं अपने अंतर्द्वंद के लिए नहीं, कहीं सादृश्य विधान के लिए तथा कहीं किसी अन्य कारण से अपने मैथिली क्षेत्र के ग्राम्य जीवन को का बार बार निरूपण करते हैं, जिससे कि लोका अनुभूति स्पष्ट रूप से मुखरित होती है। उदाहरण के तौर पे कुछ पंक्तियां यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं, जैसे देख सकते हैं, बताते हैं कि अगले नहीं, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अगले नहीं उससे अगले रोज पधारे गुरु महाराज, रैदासी कुटिया के अधेड़ संत गरीब दास, ठीक है, बकरी वाली गंगा जमुना दाढ़ी लटक रही थी, गले में अंगूठा नुमा जरा सा टुकड़ा तुलसी काठ का, कद था नाटा सूरत थी श्यामली। ये उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, नागार्जुन द्वारा रचित ही कविता है। ठीक है, क्या है, नागार्जुन द्वारा ही रचित आपकी ये कविता है। ठीक है, आगे जो अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि नागार्जुन का एक संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत करना है। ठीक है, किसका करना है, नागार्जुन का एक संक्षिप्त जीवन परिचय, मतलब छोटे में आपको इनके जीवन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नागार्जुन का जन्म जो है 1911 ईस्वी में बिहार प्रांत के दरभंगा जिले में तरौनी नामक गांव में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मेरे प्यारे दोस्त क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। क्या नाम था, वैद्यनाथ मिश्र जी था। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इनके पिता जो थे उनका नाम था पंडित गोकुल मिश्र तथा माता जी का नाम श्रीमती उमा देवी था। ठीक है, लिखते हैं कि ठक्कन मिसिर, ठीक है, यात्री बाबा नागार्जुन इनके उपनाम है। इनको ही ठक्कन मिसिर कहा जाता था, इन्हीं को यात्री कहा जाता था, इन्हीं को बाबा भी कहा जाता था और इन्हीं को नागार्जुन के नाम से भी संबोधित किया जाता था। आगे आप लिखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में शुरू हुई। ठीक है, अंततः काशी के माध्यमा और शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण किया, कलकत्ता में साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने संस्कृत, पाली, मैथिली और हिंदी का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, इन्हें क्या था मेरे प्यारे दोस्त, संस्कृत, पाली, मैथिली और हिंदी का अच्छा ज्ञान था। निरंतर भ्रमण करना अर्थात या यायावरी प्रवृत्ति इनकी विशिष्ट पहचान थी, मतलब ये लगातार भ्रमण ही करते रहते थे। सन 1931 में इनका विवाह अपराजिता जी के साथ हुआ था। बात करते हैं 1934 में इनका गौना आया। इन्होंने लंका की भी यात्रा की, बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और नागार्जुन नाम प्राप्त किया। ठीक है, आगे लिखते हैं कि गुजरात की यात्रा के दौरान उन्होंने गुजराती भी सीखी। ये किसान आंदोलन में सक्रिय थे, परिणामतः 3 बार जेल भी गए। ये जयप्रकाश आंदोलन से जुड़े और आपातकाल में बंदी हुए। ये निराला और कबीर से क्या थे मेरे प्यारे दोस्त, नागार्जुन जी काफी ज्यादा प्रभावित भी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके जीवन परिचय के बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नागार्जुन की प्रकृति प्रेम पर टिप्पणी लिखी।